नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस नए टॉपिक का नाम है जैव प्रक्रम उत्सर्जन। इससे रिलेटेड हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए और इसके बाद आंसर दीजिए, क्योंकि हमें जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर टिक मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सही नहीं समझोगे तब तक आंसर टिक करना गलत होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे वन दे रखा है प्लेनेरिया, दूसरा दे रखा है केचुआ, तीसरा दे रखा है कॉकरोच और चौथा दे रखा है प्रॉन। चारों में से कौन सा यहाँ पे मिलान चिन्ह करना है? इनके सामने हमें दे रखा है मेलपी की नलिकाएं, दूसरा दे रखा है श्रृंगिक ग्रंथि, तीसरा दे रखा है वृक्क और चौथा दे रखा है ज्वाला कोशिकाएं। अब यहाँ पे मिलान कीजिए। प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिका उत्सर्जी अंग के रूप में होती है, इसलिए प्लेनेरिया को तो ज्वाला कोशिकाओं से मिलान कर लो। केचुआ में वृक्क पाए जाते हैं, इसलिए दूसरे को सी मिलान कर लो। अब यहाँ पे देखिए, पहले का डी कहाँ दे रखा है? तो पहले का डी यहाँ पे पहले का बी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे ए तो गलत हो गया। पहले का डी यहाँ पे दे रखा है, इसलिए बी हो सकता है। सी ऑप्शन में पहले का डी दे रखा है, इसलिए ये भी हो सकता है। और डी ऑप्शन में पहले का सी दे रखा है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। अब दूसरा देखिए, केचुए में वृक्क पाए जाते हैं, तो केचुए में वृक्क दूसरे का सी, तो दूसरे का सी कहाँ दे रखा है? यहाँ पे दूसरे का बी दे रखा है, इसलिए अब बी भी गलत हो गया और दूसरे का सी यहाँ पे दे रखा है, इसलिए सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न को करना है। यदि आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न दे दिए जाते, यदि आपको एक दो याद है तो उसी से मिलान करवा लो। यदि वही आपको कई ऑप्शन मिल जाता है तो उसी को टिक कर लो। तो यहाँ पे हमने देखा प्लेनेरिया को राइट किया ज्वाला कोशिकाओं से, तो ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। और केचुए को वृक्क से टिक किया, तो यहाँ पे दूसरे का सी हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। जबकि बी ऑप्शन में वन का डी दे रखा था, लेकिन दूसरे का बी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे बी भी गलत हो गया। अब कॉकरोच में क्या पाए जाते हैं? तो कॉकरोच में मेल की नलिकाएं पाई जाती है, इसलिए दूसरे का ए टिक कर लो। और प्रॉन किसका एग्जांपल होता है? तो श्रृंगिक ग्रंथि का एग्जाम्पल होता है, इसलिए प्रॉन का श्रृंगिक ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। तो अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जैसे श्रृंगिक ग्रंथि के दो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे प्रॉन और केकड़ा। प्रॉन को हम झींगा भी कहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि श्रृंगिक ग्रंथि झींगा में भी पाई जाती है और केकड़ा में भी पाई जाती है, और झींगा को ही हम प्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे श्रृंगिक ग्रंथि की जगह आपको केकड़ा दे रखा होता तब भी इसका राइट आंसर होता, झींगा दे रखा तो तब भी इसका राइट आंसर होता, और प्रॉन दे रखा है तब भी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में होती है, केचुए में वृक्क होते हैं जो कुंडलित नलिका के रूप में होते हैं, और कॉकरोच में मेलपी की नलिकाएं होती है। और श्रृंगिक ग्रंथि के कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो झींगा और केकड़ा। और झींगा को ही हम प्रॉन कहते हैं, तो झींगा दे रखा है तब भी आपको श्रृंगिक ग्रंथि राइट आंसर करना है। प्रॉन दे रखा है तब भी श्रृंगिक ग्रंथि से मिलान करना है, और केकड़ा दे रखा है तब भी श्रृंगिक ग्रंथि से मिलान करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें दूसरे नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो किस हार्मोन के नियमन से होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन दे रखा है एंजियोटेंसिन, सी ऑप्शन दे रखा है रेनिन और डी ऑप्शन दे रखा है वेसोप्रेसिन। तो वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो इसका राइट आंसर है वेसोप्रेसिन के नियमन से होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि वेसोप्रेसिन वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है और जिससे मूत्र सांद्रित होता है, इसलिए वेसोप्रेसिन इसका राइट ऑप्शन है। ऑक्सीटोसिन ये गलत हो जाएगा, एंजियोटेंसिन ये भी गलत ऑप्शन है और रेनिन भी गलत ऑप्शन है, इसलिए वेसोप्रेसिन इसका राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, गुर्दे का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई है। गुर्दे का की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है हेनले पास, बी ऑप्शन दे रखा है केशिका गुच्छ, सी ऑप्शन दे रखा है वृक्काणु और डी ऑप्शन दे रखा है बोमेन संपुट। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई क्या है? तो वृक्काणु है। तो वृक्काणु ये सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्काणु गुर्दे या उत्सर्जन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो रक्त शुद्धि और मूत्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए गुर्दे के लिए वृक्काणु इसका राइट ऑप्शन है। बाकी हेनले पास और केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हेनले पास, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट ये तो इसके घटक है,
ये तो क्या है, इसके घटक है। यदि घटक पूछे होते तो हेनले पास, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे तो क्रियात्मक मूल इकाई पूछा है, इसलिए क्रियात्मक मूल इकाई के लिए वृक्काणु इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? समझ में आया या फिर नहीं आया? देखिए गुर्दे से ही रिलेटेड है हेनले पास, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट, लेकिन ये इसके घटक है। हेनले पास, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट तो गुर्दे इसके घटक है, जबकि क्रियात्मक मूल इकाई तो वृक्काणु, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि अस्थानिक मूत्र वाहिनी मूत्र को निम्नलिखित स्थान पर नहीं ले जाती है। किस स्थान पर नहीं ले जाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है वक्ष गुहा, बी ऑप्शन दे रखा है शुक्राशय, सी ऑप्शन दे रखा है मूत्र मार्ग और डी ऑप्शन दे रखा है योनि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अस्थानिक मूत्र वाहिनी मूत्र को निम्नलिखित स्थान पर नहीं ले जाती है। कहाँ नहीं ले जाती है? देखिए शुक्राशय में तो ले जाती है, मूत्र मार्ग में भी ले जाती है और योनि में भी ले जाती है, लेकिन वक्ष गुहा में नहीं ले जाती है। वक्ष गुहा में नहीं ले जाती, इसलिए ये वक्ष गुहा इसका कहा किस स्थान पर नहीं ले जाती है ये पूछा हुआ, इसलिए यहाँ पे वक्ष गुहा इसका राइट आंसर है। यदि पूछा होता कि किस किस स्थान पर ले जाती है ये पूछा होता तो शुक्राशय, मूत्र मार्ग और योनि इसका राइट आंसर होता, क्योंकि हम जानते हैं कि अस्थानिक मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय के बजाय शुक्राशय, मूत्र मार्ग या फिर योनि जैसे असामान्य स्थानों पर ले जाया जाता है, लेकिन वक्ष गुहा में मूत्र का प्रवाह शरीर रचना विज्ञान के आधार पर यह संभव ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वक्ष गुहा यहाँ पे गलत है और हमें यही पूछा गया था कि कौन सा नहीं ले जाता, इसलिए वक्ष गुहा इसका राइट आंसर है। बाकी शुक्राशय, मूत्र मार्ग और योनि इसका गलत है। अब आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट 5वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यह हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक लाल भूरे रंग डैश डैश एक लाल भूरे रंग की सेम के आकार की संरचना है जो मनुष्यों की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है। निचले भाग में पाई जाती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है कि ए ऑप्शन हमें वृक्क दे रखा है, बी ऑप्शन यकृत दे रखा है, सी ऑप्शन पित्ताशय दे रखा है और डी ऑप्शन थायराइड ग्रंथि दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि डैश डैश एक लाल भूरे रंग की सेम के आकार की संरचना है जो मनुष्यों की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? तो वृक्क पाई जाती है, इसलिए ए ऑप्शन वृक्क इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क लाल भूरी सेम के आकार की संरचना होती है जो उदरीय गुहा के निचले पश्च भाग में होती है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती है, इसलिए वृक्काणु इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे यकृत तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यकृत बड़ा और गहरे रंग का होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। पित्ताशय भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि पित्ताशय छोटे आकार का होता है। और थायराइड ग्रंथि तो गर्दन में पाई जाती है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया? इसका वृक्क इसका राइट आंसर है। यकृत गलत है, क्योंकि यकृत बड़ा और गहरे रंग का होता है, इसलिए यकृत गलत हो गया। पित्ताशय भी गलत है, क्योंकि पित्ताशय छोटे आकार का होता है। और थायराइड ग्रंथि गर्दन में पाई जाती है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6ठे नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग है? कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मूत्रवाहिनी, बी ऑप्शन दे रखा है वृक्क, सी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है हरि ग्रंथि और डी दे रखा है मूत्र मार्ग और ई दे रखा है मूत्राशय। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं? तो मूत्रवाहिनी तो होती है, वृक्क भी होता है और हरि ग्रंथि थोड़ी होती है। हरि ग्रंथि तो ये तो गलत है, हरि ग्रंथि थोड़ी होती है, तो हरि ग्रंथि ये तो गलत हो गया। मूत्र मार्ग भी होता है और मूत्राशय भी होता है। तो उत्सर्जन तंत्र के भाग मूत्रवाहिनी, वृक्क, मूत्र मार्ग और मूत्राशय। तो ए, बी, डी और ई ये कहाँ दे रखा है? यहाँ पे ए ऑप्शन में ए, सी, डी, ई दे रखा है, इसलिए ये तो गलत हो गया। जहां जहां सी दे रखा है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन में सी दे रखा है ये गलत, बी ऑप्शन में सी दे रखा है ये भी गलत और सी ऑप्शन में ए, बी, डी और ई, इसलिए इसका कौन सा सी ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन में भी सी दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। समझ में आ गया? समझ में आया या फिर नहीं आया? हम जानते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी, वृक्क, मूत्र मार्ग और मूत्राशय शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी हरि ग्रंथि तो क्रिस्टेशियंस के उत्सर्जन अंग होते हैं, मतलब झिंगा के उत्सर्जन अंग पूछा होता तो हरि ग्रंथि इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी करवाया, क्योंकि उसका जैसे मिलान चिन्ह वाला प्रश्न था उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे झिंगा में हरि ग्रंथि पाई जाती है। हरि ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो हरि ग्रंथि तो झिंगा का उत्सर्जन अंग होता है।
ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पे हरी ग्रंथि तो गलत हो गया, बाकी मूत्रवाहिनी, वृक्क, मूत्राशय और मूत्रमार्ग इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। हमें कथन क्या दे रखा है कि कथन दे रखा है गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट के उत्सर्जन निकालने में मदद करती है। सही बात है, त्वचा भी उत्सर्जन ये अपशिष्ट को निकालने में मदद करती है, क्योंकि पसीना आता है ना, तो पसीना आता है, तो ये तो सही बात बोली गई, क्योंकि हम जानते हैं कि त्वचा पसीने के माध्यम से अपशिष्ट निकालती है। इसलिए यहाँ पे कथन तो सही बोला गया है, क्योंकि त्वचा से पसीना निकलता है, तो पसीना ये भी तो एक अपशिष्ट निकालती है, इसलिए यहाँ पे ये कथन तो सही है। दूसरा देखिए, गुर्दों के खराब होने से रक्त में आयरन का संचय हो जाता है। देखो आयरन का संचय थोड़ी हो जाता है, आयरन का संचय थोड़ी हो जाता है, ये तो गलत दे रखा है, इसलिए कथन गलत है, कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दे रखा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो ये गलत। दूसरा दे रखा है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, यह भी गलत हो गया। तीसरा दे रखा है कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, डी भी गलत हो जाएगा। तो समझ में आ गया कथन 1 क्यों सही है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि त्वचा पसीने के माध्यम से अपशिष्ट निकालती है, इसलिए दूसरा सही है। और तीसरा पहला सही है, बाकी गलत। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुर्दे के खराब होने से यूरिया जैसे अपशिष्ट जमा होते हैं। यहाँ पे आयरन का संचय दे रखा है, इसलिए आयरन का संचय ये गलत है। यूरिया जैसे अपशिष्ट जमा हो जाते ये दे रखा होता तो राइट आंसर होता, लेकिन आयरन का संचय दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिए। हमें 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्क, किडनी के खराब कार्य से रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। ऐसे मामलों में यूरिया को निम्न प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्क के खराब कार्य से रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। ऐसे मामलों में यूरिया को निम्न प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अंतःशिरा सलाइन इंजेक्शन, बी ऑप्शन दे रखा है रक्त आदान, सी ऑप्शन दे रखा है डायलिसिस और डी ऑप्शन दे रखा है होमोपोएटिसिस। तो चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? वृक्क के खराब कार्य से रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। ऐसे मामलों में यूरिया को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो डायलिसिस द्वारा हटाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि डायलिसिस रक्त से यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की ही प्रक्रिया होती है, इसलिए डायलिसिस इसका राइट ऑप्शन है। डायलिसिस इसका राइट ऑप्शन है। बाकी ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन हमें दे रखा है अंतःशिरा सलाइन इंजेक्शन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सलाइन इंजेक्शन हाइड्रेशन के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सलाइन इंजेक्शन हाइड्रेशन के लिए होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है रक्त आदान, रक्त आदान भी गलत हो जाएगा क्योंकि रक्त आदान या रक्त की कमी के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत है। डी ऑप्शन हीमोपोएटिसिस, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ रक्त कोशिकाओं के निर्माण से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत है। तो ए बी डी गलत ऑप्शन है और सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये हमें क्या, ये 9 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्क से रक्त प्रवाह का मार्ग सही क्रम में रखे। वृक्क से रक्त प्रवाह का मार्ग सही क्रम में रखे। यहाँ पे 1 दे रखा है वृक्क शिरा, 2 दे रखा है केशिका गुच्छ, 3rd दे रखा है वृक्क धमनी, 4 दे रखा है अपवाही धमनिका और 5 दे रखा है अभिवाही धमनिका। अब यहाँ पे हमें सही क्रम में जमाना है, तो सही क्रम में कैसे जमाएंगे? वृक्क से रक्त प्रवाह का मार्ग सही क्रम में रखे। तो हम क्या जानते हैं वृक्क में रक्त प्रवाह का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले तो वृक्क धमनी आएगा, तो वृक्क धमनी के बाद में हम वृक्क धमनी पहले कहाँ दे रखा है? तो यहाँ पे थर्ड तो यहाँ पे 1 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत हो गया। 3rd यहाँ पे दे रखा है, 3rd यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा है, इसलिए डी भी गलत हो गया। तो बी और सी इनमें से कोई भी एक राइट हो सकता है। वृक्क धमनी के बाद में अभिवाही धमनिका आती है, तो अभिवाही धमनिका 3rd के बाद में 5, तो 3rd के बाद में 5, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में भी दे रखा है और सी ऑप्शन में भी दे रखा है। और यहाँ पे अभिवाही धमनिका के बाद में केशिका गुच्छ आता है, इसलिए केशिका गुच्छ 2 कहाँ दे रखा है? यहाँ पे 2 यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे 4 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे सी तो गलत ऑप्शन हो गया और बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है।
बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क के रक्त प्रवाह का सही क्रम होता है कि सबसे पहले वृक्क धमनी आती है, वृक्क धमनी के बाद में अभिवाही धमनिका आती है, अभिवाही धमनिका के बाद में केशिका गुच्छ आता है, और केशिका गुच्छ के बाद में अपवाही धमनिका, और अपवाही धमनिका के बाद में वृक्क शिरा आता है। तो पहले नंबर पे कौन सा है? तो पहले नंबर पे तो मैं अलग अलग पेन से दर्शा लूं, अलग अलग पेन से मैं दर्शाता हूं। देखिए सबसे पहले आएगा वृक्क धमनी, तो वृक्क धमनी ये पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पे वृक्क धमनी आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा अभिवाही धमनिका, तो अभिवाही धमनिका ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा? अभिवाही धमनिका के बाद में आता है केशिका गुच्छ, तो केशिका गुच्छ ये तीसरे नंबर पे आएगा। और तीसरे नंबर पे केशिका गुच्छ के बाद में अपवाही धमनिका आता है, तो अपवाही धमनिका ये हमें चौथे में दे रखा है, तो यहाँ पे चौथे का चौथा आएगा। और यहाँ पे वृक्क शिरा तो एंड में आएगा, वृक्क शिरा एंड में, ये पांचवें नंबर पे आएगा। तो समझ में आ गया, सबसे पहले नंबर पे वृक्क धमनी, दूसरे नंबर पे अभिवाही धमनिका, तीसरे नंबर पे केशिका गुच्छ, चौथे नंबर पे अपवाही धमनिका, और पांचवें नंबर पे वृक्क शिरा होता है। तो यही रक्त प्रवाह का सही क्रम है, वृक्क से रक्त प्रवाह का यही सही क्रम है। अब आगे हम देखेंगे 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि शरीर में अम्ल क्षार संतुलन निम्न में से किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? शरीर में अम्ल क्षार संतुलन निम्न में से किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है यकृत द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है गुर्दे द्वारा, सी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय द्वारा, और डी ऑप्शन दे रखा है तिल्ली द्वारा। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? शरीर में अम्ल क्षार संतुलन निम्न में से किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो गुर्दे द्वारा बनाए रखा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर में अम्ल क्षार संतुलन गुर्दे द्वारा बनाए रखा जाता है, जो रक्त से अतिरिक्त अम्ल या क्षार को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है, इसलिए गुर्दे द्वारा इसका राइट ऑप्शन है, गुर्दे द्वारा इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे ए ऑप्शन हमें यकृत द्वारा दे रखा है, यकृत द्वारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यकृत चयापचय में मदद करता है, इसलिए यहाँ पे यकृत द्वारा ये गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय द्वारा, तो ये भी गलत है, क्योंकि अग्नाशय पाचन एंजाइम स्रावित करता है। अग्नाशय क्या करता है? तो अग्नाशय पाचन एंजाइम स्रावित करता है। यकृत चयापचय में मदद करता है, इसलिए यकृत गलत हो गया। अग्नाशय पाचन एंजाइम स्रावित करता है, इसलिए ये गलत है। और डी ऑप्शन दे रखा है तिल्ली द्वारा, तो तिल्ली भी ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तिल्ली रक्त कोशिकाओं के भंडारण में भूमिका निभाती है, इसलिए तिल्ली भी ये गलत ऑप्शन है। तो समझ में आ गया ए सी डी क्यों गलत है और गुर्दे द्वारा क्यों राइट है। क्योंकि गुर्दे द्वारा इसलिए राइट हो गया क्योंकि शरीर में अम्ल क्षार संतुलन गुर्दे द्वारा बनाए रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन तो राइट ऑप्शन है। बाकी यकृत तो चयापचय में मदद करता है, अग्नाशय पाचन एंजाइम स्रावित करता है, और तिल्ली रक्त कोशिकाओं के भंडारण में भूमिका निभाती है, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है। बाकी बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे ये 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है गुर्दा युग्म, बी ऑप्शन दे रखा है नेत्र युग्म, सी ऑप्शन दे रखा है मूत्रवाहिनी युग्म, और डी ऑप्शन दे रखा है मूत्राशय। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या शामिल नहीं है? नेत्र युग्म शामिल नहीं है, क्योंकि नेत्र युग्म या तो दृष्टि से संबंधित होता है। नेत्र युग्म किससे संबंधित होता है? दृष्टि से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि शामिल नहीं है। नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा है तो आपको नेगेटिव आंसर टिक करना है, यदि पॉजिटिव वे में प्रश्न पूछा हुआ है तो पॉजिटिव आंसर आपको टिक करना है, क्योंकि हमें यही पूछा गया था कि कौन सा शामिल नहीं है, तो नेत्र युग्म शामिल नहीं है। यदि पूछा होता कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से शामिल है, तो कौन कौन से शामिल है ये पूछा होता तो गुर्दा युग्म, मूत्रवाहिनी युग्म और मूत्राशय इसका राइट आंसर होता, लेकिन शामिल नहीं है ये पूछा हुआ है, इसलिए नेत्र युग्म इसका राइट आंसर है। क्योंकि नेत्र युग्म तो हम जानते हैं कि नेत्र युग्म दृष्टि से संबंधित होता है, और यहाँ पे गुर्दा और मूत्रवाहिनी और मूत्राशय ये तो मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र में गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय से मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय से मिलकर बनता है, जो अपशिष्ट निष्कासन में मदद करता है। इसलिए यहाँ पे गुर्दा, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय तो इसके अंग है, लेकिन नेत्र युग्म ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। यह 12वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त में यूरिया के संचय, रक्त में यूरिया के संचय जिसे यूरीमिया के रूप में जाना जाता है को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग की जा सकती है? कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है छानना, बी ऑप्शन दे रखा है अवशोषण, सी ऑप्शन दे रखा है हेमोडायलिसिस, और डी ऑप्शन दे रखा है अधिशोषण। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है?
चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, तो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त में यूरिया के संचय, जिसे यूरेमिया के रूप में जाना जाता है, को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो हीमोडायलिसिस उपयोग की जाती है, इसलिए हीमोडायलिसिस सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हीमोडायलिसिस क्यों इसका सही ऑप्शन है? क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त में यूरिया के संचय, जिसे हम यूरेमिया यूरेमिया कहते हैं, को नियंत्रित करने के लिए हीमोडायलिसिस विधि का उपयोग किया जाता है, जो रक्त को एक मशीन से होकर छानकर यूरिया, अतिरिक्त लवण और द्रव जैसे अपशिष्ट उत्पादों को हटाने का काम करती है। और इस प्रक्रिया में रक्त एक डायलाइजर से गुजरता है और जहां इसे छाना जाता है और फिर शरीर में वापस लौटाया जाता है, जो रक्त प्रवाह में यूरिया और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के उचित स्तर को बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसलिए यहाँ पे हेमोडायलिसिस इसका राइट ऑप्शन है। बाकी छानना, अवशोषण और अधिशोषण ये गलत हो जाएंगे। ये तो क्या हो जाएंगे? देखो, छानना भी गलत हो जाएगा, अवशोषण भी गलत हो जाएगा और अधिशोषण भी गलत हो जाएगा। हमें विधि पूछा हुआ है, इसलिए हेमोडायलिसिस इसका राइट ऑप्शन है। विधि पूछा हुआ है, इसलिए हेमोडायलिसिस इसका राइट ऑप्शन है। बाकी छानना, अवशोषण और अधिशोषण ये तो प्रक्रिया होती है और यहाँ पे तो विधि की बात की गई है, इसलिए हेमोडायलिसिस इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब आगे देखेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 13 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम चुने। मानव उत्सर्जन तंत्र का हमें सही क्रम का चुनाव करना है। सही क्रम कौन सा होता है? हम जानते हैं मानव उत्सर्जन का सही क्रम कौन सा होता है? वृक्क। यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, वृक्क, और वृक्क के बाद में मूत्रवाहिनी दे रखा है, ये तो सही है। वृक्क के बाद में मूत्रवाहिनी आता है और मूत्रवाहिनी के बाद में यहाँ पे मूत्र मार्ग दे रखा है। मूत्र मार्ग ये गलत हो जाएगा। मूत्र मार्ग पहले थोड़ी है, तो पहले मूत्राशय आता है और इसके बाद मूत्र मार्ग आता है। देखो, वृक्क के बाद में मूत्रवाहिनी आता है और मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय आता है और मूत्राशय के बाद में मूत्र मार्ग आता है। यदि ये पहले दे रखा होता, ये पहले दे रखा होता और ये बाद में दे रखा होता, तब तो ये राइट ऑप्शन होता। लेकिन मूत्राशय तो बाद में दे रखा है और मूत्र मार्ग पहले दे दिया, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे बी ऑप्शन में पहले मूत्रवाहिनी दे रखा है, ये गलत ऑप्शन। और यहाँ पे सी ऑप्शन में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा? सही क्रम तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें सही क्रम पूछा हुआ था। और सही क्रम कौन सा? सबसे पहले तो वृक्क, वृक्क के बाद में मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय और मूत्राशय के बाद में मूत्रमार्ग, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन क्यों? मूत्राशय लास्ट में दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया, जबकि मूत्रमार्ग लास्ट में होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन में मूत्रवाहिनी पहले दे रखा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया या फिर नहीं आया? समझ में आया या फिर नहीं आया? देखो, सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त पदार्थों को छानते हैं, जो फिर मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में संचित होते हैं, और जब मूत्राशय पूर्ण होता है तो मूत्र मार्ग के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए मूत्र मार्ग लास्ट में आएगा और मूत्राशय पहले आएगा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना? देखो, सबसे पहले तो वृक्क आएगा, वृक्क के बाद में मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय और मूत्राशय के बाद में मूत्रमार्ग। अब आगे देखेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्क नलिका के भागों के सही विकल्प चुने और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही एक का चयन करें। यहाँ पे ए दे रखा है हेनले का लूप, दूसरा दे रखा है ग्लोमेरुलस, तीसरा दे रखा है पीसीटी और चौथा दे रखा है डीसीटी। और हेनले के लूप में के सामने देखा है पुनःअवशोषण, दूसरा दे रखा है उच्च ओस्मोलेरिटी रखरखाव, तीसरा दे रखा है पीसीटी के सामने चयनात्मक स्राव और पीएच का मेंटेनेंस, और यहाँ पे चौथा दे रखा है रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे हमें मिलान चिन्ह करना है, यहाँ पे मिलान चिन्ह वाले प्रश्न पूछे गए, इसलिए हमें यहाँ पे मिलान करना है। देखो, हेनले का लूप क्या करता है, तो हेनले का लूप तो उच्च परासरणता को बनाए रखने में सहायक होता है, इसलिए उच्च परासरणता को बनाए रखने में सहायता, तो ये कहा दे रखा है, ये दूसरे में दे रखा है कि हेनले का लूप उच्च ओस्मोलेरिटी रखरखाव। तो यहाँ पे ए का 2 कहा दे रखा है, ए का 2 यहाँ पे ए ऑप्शन में भी दे रखा है और ए का 2 डी ऑप्शन में भी दे रखा है, इसलिए बी तो गलत कर लो और यहाँ पे सी भी गलत कर लो। बी और सी तो गलत हो गए और अब ए और डी दोनों में से कोई भी एक राइट ऑप्शन होगा। ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, तो ग्लोमेरुलस रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, तो रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या में बी का 4, तो बी का 4 हमें कहा दे रखा है,
बी का 4 हमें दे रखा है, यहाँ पे बी का 1 दे रखा है इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, और बी का 4 हमें ये दे रखा है इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया। हेनले का लूप उच्च परासनता को बनाए रखने में सहायक होता है। ग्लोमेरुलस रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, जो बोमेन कैप्सूल के में प्रारंभिक छानने की प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पे बी का 4 हो गया। तीसरा दे रखा है पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप जानते हो क्या पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? और यहाँ पे डी ऑप्शन में डीसीटी दे रखा है। पीसीटी और डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, और डीसीटी की फुल फॉर्म डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, पीसीटी की क्या फुल फॉर्म है और डीसीटी की क्या फुल फॉर्म है। अब पीसीटी क्या करता है? तो पीसीटी पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए पुनः अवशोषण कहाँ दे रखा है? सी का 1 दे रखा है, तो सी को 1 से मिला लो। यहाँ पे मैं अलग अलग पेन से दर्शा लेता हूँ। ये तो पुनः अवशोषण किसका? सी का राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए पीसीटी का ये, और डीसीटी का कौन सा जो बचा वो डीसीटी का हो जाएगा। डीसीटी चयनात्मक स्राव और पीएच बनाए रखने में भूमिका निभाता है, इसलिए यहाँ पे चयनात्मक स्राव और पीएच की भूमिका निभाने में, तो डीसीटी का कौन सा है? तीसरा इसका राइट ऑप्शन होगा, डीसीटी का तीसरा। तो यहाँ पे इसको मैं डी लिख लेता हूँ, ये डी का हो गया। और यहाँ पे उच्च ओस्मोलैरिटी रख रखा, इसका तो ए हो जाएगा, तो इसको भी मैं अलग पेन से दर्शा लेता हूँ, ये ए का है। और यहाँ पे डीसीटी ये रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके माध्यम से होता है? तो रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस, ये राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये बी हो जाएगा, तो देखिए ये बी है। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक बार सभी के बारे में फिर से देख लीजिए। हेनले का लूप उच्च परासनता को बनाए रखने में सहायक होता है। ग्लोमेरुलस रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, और पीसीटी पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है, और डीसीटी चयनात्मक स्राव और पीएच बनाए रखने में भूमिका निभाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से रीढ़ वाले जीव मूल रूप से यूरिकोटेलिक है? निम्नलिखित में से कौन से रीढ़ वाले जीव मूल रूप से यूरिकोटेलिक है? कौन से मूल रूप से यूरिकोटेलिक है? कौन से मूल रूप से यूरिकोटेलिक है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पक्षी, बी ऑप्शन दे रखा है स्तनधारी, सी ऑप्शन दे रखा है उभयचर, और डी ऑप्शन दे रखा है मछलियां। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन से रीढ़ वाले जीव मूल रूप से यूरिकोटेलिक है? कौन से यूरिकोटेलिक है? तो पक्षी यूरिकोटेलिक है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। पक्षी यूरिकोटेलिक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो यूरिकोटेलिक में कौन कौन से जीव आते हैं? तो यूरिकोटेलिक में सर्प भी शामिल होते हैं, छिपकली भी शामिल होते हैं, और पक्षी भी शामिल होते हैं। देखो यदि पक्षी की जगह आपको सर्प दे रखा होता तो भी इसका राइट आंसर होता, छिपकली दे रखा होता तब भी इसका राइट आंसर होता, और यहाँ पे पक्षी दिया हुआ है इसलिए पक्षी भी इसका राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है बी ऑप्शन स्तनधारी दे रखा है इसलिए ये गलत है, सी ऑप्शन उभयचर दे रखा है इसलिए ये गलत है, और डी ऑप्शन मछलियां दे रखा है इसलिए ये मछलियां भी इसका गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो समझ में आ गया। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि यूरिकोटेलिक जीव के बारे में पूछा गया, तो यूरिकोटेलिक जीव क्या होता है? तो इसका एग्जांपल पक्षी इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि यूरिकोटेलिक होता क्या है ये भी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एक तो होता है यूरिकोटेलिक और दूसरा होता है यूरियोटेलिक जीव होता है। यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक पूछा होता तो मछलियां इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे यूरिकोटेलिक पूछा है इसलिए यहाँ पे पक्षी इसका राइट आंसर है। समझ में आया। यदि यूरियोटेलिक जीव पूछा होता तो मछली इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे यूरिकोटेलिक पूछा हुआ है इसलिए यहाँ पे पक्षी इसका राइट आंसर है। अब यूरिकोटेलिक क्या है और यूरियोटेलिक क्या है तो ये समझिए। यूरिकोटेलिक क्या होता है? तो यूरिकोटेलिक वे जीव होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, जो अमोनिया और यूरिया की तुलना में कम हानिकारक होता है और सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे पक्षी को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे पक्षी इसका राइट आंसर है। और यदि आपको एग्जाम्पल देखने तो एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में होने चाहिए कि यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल होते हैं सर्प, छिपकली और पक्षी। सर्प, छिपकली और पक्षी ये यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि हरे पौधे में रंध्र कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरे पौधों में रंध्र कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन दे रखा है श्वसन, सी ऑप्शन दे रखा है वाष्पोत्सर्जन और डी ऑप्शन दे रखा है परागण। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हरे पौधों में रंध्र कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि रंध्र कोशिकाओं का मुख्य कार्य ऑस्टोमेटा को खोलना और बंद करना होता है, और जो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है और ऑस्टोमेटल छिद्र की सुरक्षा करती है, इसलिए यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन इसका राइट ऑप्शन है। वाष्पोत्सर्जन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 17 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें 17 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों द्वारा तरल अवस्था में जल की हानि को क्या कहा जाता है। पौधों द्वारा तरल अवस्था में जल की हानि को क्या कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बिंदुस्राव, बी ऑप्शन दे रखा है वाष्पोत्सर्जन, सी ऑप्शन दे रखा है प्रसरण और डी ऑप्शन दे रखा है जड़ दाब। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पौधों द्वारा तरल अवस्था में जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो जल की हानि को ये बिंदुस्राव कहा जाता है। तो बिंदुस्राव ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधों द्वारा तरल अवस्था में जल की हानि को बिंदुस्राव कहते हैं, और जो मुख्य रूप से रात के समय जल रंध्र नामक छिद्रों के माध्यम से होता है, इसलिए यहाँ पे बिंदुस्राव इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से रीढ़ वाले जीव मूल रूप से अमोनोटेलिक है। कौन से रीढ़ वाले जीव मूल रूप से अमोनोटेलिक है। तो कौन से रीढ़ वाले जीव मूल रूप से अमोनोटेलिक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मछलियां, बी ऑप्शन दे रखा है स्तनधारी, सी ऑप्शन दे रखा है सरीसृप और डी ऑप्शन दे रखा है पक्षी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन से रीढ़ वाले जीव मूल रूप से अमोनोटेलिक है। कौन कौन से मूल रूप से अमोनोटेलिक है, तो यहाँ पे स्तनधारी तो गलत हो जाएगा, सरीसृप ये भी गलत हो जाएगा, पक्षी ये भी गलत हो जाएगा, और मछलियां इसका राइट ऑप्शन है। कौन से अमोनोटेलिक है, तो मछलियां अमोनोटेलिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मछलियां अमोनोटेलिक ही होती है। मछली क्या होती है, मछलियां अमोनोटेलिक ही होती है। क्यों होती है, तो वे जलीय वातावरण में रहती है, जहां अमोनिया को बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करके आसानी से पतला किया जाता है और क्लोम के से बाहर निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पे मछलियां इसका राइट ऑप्शन है। मछलियां इसका राइट ऑप्शन है। अब आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, देखो आपने यहाँ पे स्तनधारी देख लिया, सरीसृप देख लिया, पक्षी देख लिया, मछलियां देख लिया, ये तो आपको मछलियां, स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अमोनोटेलिक क्या होता है। अमोनोटेलिक के बारे में आप जानते हो क्या। अमोनोटेलिक होता क्या है। कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि अमोनोटेलिक होता क्या है। एक तो होता है अमोनोटेलिक और दूसरा होता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में कौन कौन से जीव होते हैं और अमोनोटेलिक में कौन कौन से जीव होते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अमोनोटेलिक यहाँ पे पूछा हुआ है, तो अमोनोटेलिक में मछलियां होती है, और यदि इसकी जगह टेढ़ पोल दिया होता तो टेढ़ पोल भी इसका राइट आंसर होता, क्योंकि अमोनोटेलिक में टेढ़ पोल भी आते हैं और मछलियां भी आती है। और यदि अमोनोटेलिक की जगह दिया होता है यूरिकोटेलिक दे रखा होता, तो यूरिकोटेलिक में कीट आते हैं, पक्षी आते हैं, सरीसृप आते हैं। तो यहाँ पे यदि दे रखा होता यूरिकोटेलिक दे रखा होता, तब तो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन होते हैं। लेकिन अमोनोटेलिक दे रखा है, इसलिए मछलियां इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया। अमोनोटेलिक प्रक्रिया क्या होती है, तो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनोटेलिक प्रक्रिया कहलाता है। और अमोनोटेलिक में मछलियां और टेढ़पोल आते हैं, और यूरिकोटेलिक में कीट, पक्षी और सरीसृप आते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी पूरे रामायण नहीं ध्यान में रखो तो चल जाएगा। बाकी आपको अमोनोटेलिक में कौन कौन से जीव आते हैं और यूरिकोटेलिक में कौन कौन से जीव आते हैं, तो वही आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से रीढ़ वाले जीव मूल रूप से यूरियोटेलिक है। अभी मैंने आपको बताया यूरिकोटेलिक में कौन कौन से जीव आते हैं और अमोनोटेलिक में कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, आप खुद ही टिक कर लो। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें पक्षी दे रखा है, बी ऑप्शन हमें मछलियां दे रखा है, सी ऑप्शन हमें स्तनधारी दे रखा है और डी ऑप्शन सरीसृप दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया अमोनोटेलिक जीव कौन कौन से होते हैं और यूरियोटेलिक जीव कौन कौन से होते हैं। समझ में आया।
था या फिर नहीं समझ में आया था। आप मैं जो बोल रहा हूँ उस परिभाषा को भी आप ध्यान में रखिए। यूरियोटेलिक जीव कौन कौन से होते हैं और अमोनोटेलिक जीव कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि अमोनोटेलिक जीव में मछलियां और टेडपोल शामिल होते हैं और यूरिकोटेलिक जीव में कीट, सरीसृप और पक्षी शामिल होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से रेड वाले जीव मूल रूप से यूरियोटेलिक है। तो कौन कौन से यूरियोटेलिक, देखो यूरिकोटेलिक भी अलग है और यूरियोटेलिक भी अलग है और अमोनोटेलिक भी अपने आप में अलग है। तो यहाँ पे तो यूरियोटेलिक की बात की जा रही है, तो यूरियोटेलिक में तो क्या आ जाएगा, पक्षी आते, क्या पक्षी तो नहीं आते, मछलियां भी नहीं आते, और यहाँ पे स्तनधारी, देखो यूरियोटेलिक में तो स्तनधारी आते हैं, बाकी सरीसृप भी गलत हो जाएगा क्योंकि सरीसृप तो यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल है। मछलियां ये अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे पक्षी, तो पक्षी भी अमोनोटेलिक के जैसे ये यूरिक अम्ल पाया जाता है पक्षी में, तो इसलिए यहाँ पे पक्षी भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी स्तनधारी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरियोटेलिक जीव होता क्या है। तो ये यूरियोटेलिक जीव होता क्या है ये समझिए। यूरियोटेलिक जीव वे होते हैं जो यूरिया को अपने उत्सर्जित उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं, और स्तनधारी इसमें शामिल होते हैं। स्तनधारी का एग्जाम्पल देखो तो आप मनुष्य समझ सकते हो, क्योंकि मनुष्य स्तनधारी का एग्जाम्पल है, इसलिए मनुष्य इसका राइट आंसर। यदि मनुष्य दे रखा है तो भी इसका राइट आंसर होगा, और स्तनधारी सीधे तौर पर दे रखा है तो भी इसका राइट आंसर है। तो समझ में आ गया होगा यूरियोटेलिक क्या है, यूरिकोटेलिक क्या है और अमोनोटेलिक क्या है। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन तो हमें पक्षी दे रखा है, तो पक्षी तो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, इसलिए पक्षी तो गलत हो गया। मछलियां ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि अमोनोटेलिक जीव में मछलियां और टेडपोल अमोनोटेलिक जीव में आते हैं। और यहाँ पे स्तनधारी में स्तनधारी ये यूरियोटेलिक जीव में आते हैं। स्तनधारी किस में आते हैं, तो यूरियोटेलिक में आते हैं। और सरीसृप किस में आते हैं, तो सरीसृप, पक्षी और कीट ये यूरिकोटेलिक जीव में आते हैं। इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक वृक्क के बोमेन कैप्सूल को स्तरित करता है। कौन सा उत्तक वृक्क के बोमेन कैप्सूल को स्तरित करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है साधारण घनाकार, बी ऑप्शन दे रखा है साधारण वर्गाकार, सी ऑप्शन दे रखा है रसीली साधारण स्तंभाकार, और डी ऑप्शन दे रखा है स्तरित स्तंभाकार। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक वृक्क के बोमेन कैप्सूल को स्तरित करता है। तो कौन सा स्तरित करता है, तो साधारण वर्गाकार आता है। ये घनाकार 2 मिनट, ये देखिए साधारण वर्गाकार, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि बोमेन कैप्सूल को साधारण वर्गाकार उपकला स्तरित करता है, जो अपनी पतली संरचना और पदार्थों के आसानी से पारित होने की क्षमता के कारण छानने और विसरण के लिए आदर्श होता है। इसलिए यहाँ पे साधारण वर्गाकार इसका राइट ऑप्शन है। साधारण वर्गाकार इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया क्यों राइट ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़िए, क्योंकि आपको जब तक 1 से 2 बार क्लास को रिपीट करके नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक वृक्क के बोमेन कैप्सूल को स्तरित करता है, तो साधारण वर्गाकार, क्योंकि बोमेन कैप्सूल को साधारण वर्गाकार उपकला स्तरित करता है, जो अपनी पतली संरचना और पदार्थों के आसानी से पारित होने की क्षमता के कारण छानने और विसरण के लिए आदर्श होता है, और यहाँ बोमेन कैप्सूल के कार्य के लिए उपयुक्त है, जो वृक्क के मूत्र मार्ग के दौरान रक्त को छानकर अपशिष्ट उत्पादों को हटाने का काम करता है। इसलिए साधारण वर्गाकार इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 21 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिका गुच्छ में रुधिर ले जाने वाली धमनियों को डैश डैश और बाहर ले जाने वाली धमनियों को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ में रुधिर ले जाने वाली धमनियों को डैश डैश और बाहर ले जाने वाली धमनियों को कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ में रुधिर ले जाने वाली धमनियों को तो अभिवाही धमनिका कहते हैं, और बाहर ले जाने वाली धमनी को अपवाही धमनी कहते हैं। तो यहाँ पे अभिवाही धमनी का पहले अभिवाही आना चाहिए, यहाँ पे अपवाही दे रखा है इसलिए ये गलत। अभिवाही ये हो सकता है, अप्रवाही दे रखा है इसलिए ये भी गलत, और अभिवाही धमनी ये हो सकता है। और अभिवाही के बाद में यहाँ पे अपवाही दे रखा है इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन ये गलत है। यहाँ पे अभिवाही के बाद में अप्रवाही दे रखा है इसलिए ये गलत ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। देखिए कोशिका गुच्छ में रुधिर ले जाने वाली धमनी अभिवाही धमनी, और बाहर ले जाने वाली धमनी अपवाही धमनी कहलाती है। तो समझ में आ गया, कोशिका गुच्छ में रुधिर ले जाने वाली धमनी अभिवाही धमनी और बाहर ले जाने वाली धमनी अपवाही धमनी कहलाती है। तो इसलिए अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन।
जहाँ पे हमें 22 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि वोमेन कैप्सूल स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किस कोशिका का हिस्सा है। वोमेन्स कैप्सूल स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किस कोशिका का हिस्सा है, किस कोशिका का हिस्सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें न्यूरॉन दे रखा है, बी ऑप्शन नेफ्रॉन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें मायोसाइट दे रखा है और डी ऑप्शन हमें ओसाइट दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। वोमेन कैप्सूल स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किस कोशिका का हिस्सा है, तो नेफ्रॉन का हिस्सा, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि वोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का ही एक हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे इसका हिस्सा क्यों होता है ये भी आपको समझना है, चलो हम समझा लेते हैं। जैसे वोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का हिस्सा होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्यों होता है तो हम जानते हैं कि इसमें ग्लोमेरुलस जो कोशिकाओं का एक जाल होता है रक्त को फिल्टर करने का काम करता है, और वोमेन कैप्सूल एक ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है और रक्त प्रवाह के दौरान पानी और छोटे विलेय ग्लोमेरुलस से छानकर वोमेन कैप्सूल में जाते हैं, और जिसे ग्लोमेरुलर निष्पंदन कहते हैं। और बड़े अणु जैसे रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन इतने बड़े होते हैं कि ये सामान्य रूप से ग्लोमेरुलस में छनकर नहीं आ पाते और रक्त में ही रह जाते, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, नेफ्रॉन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 23 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 23 नंबर का हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सलेटस से समृद्ध आहार अपर्याप्त जल जो अवक्षेपित पदार्थ को विलयन में रख सके और हाइपरपैराथायराइडिज्म इनके कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है वृक्क विफलता, बी ऑप्शन दे रखा है नेफ्राइटिस, सी ऑप्शन दे रखा है वृक्क पथरी और डी ऑप्शन दे रखा है जीवाणु संक्रमण। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मुझे ये पता है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा कैसे समझ में आएगा, तो आप क्वेश्चन को वापस रिपीट करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सलेटस से समृद्ध आहार अपर्याप्त जल को अवक्षेपित पदार्थ को विलयन में रख सके और हाइपरपैराथायराइडिज्म इसके कारण क्या हो सकता है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, तो वृक्क पथरी हो सकती है। क्या हो सकती है, तो वृक्क पथरी हो सकती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है वृक्क पथरी। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सलेटस से समृद्ध आहार शरीर में जल की कमी जो इन्हें विलय बनाने में असमर्थ होती है, और हाइपरपैराथायराइडिज्म वृक्क पथरी के निर्माण को बढ़ावा दे सकती है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टलों और गांठों के रूप में बनते हैं, इसलिए वृक्क पथरी इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए। 24 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ऑर्निथिन चक्र कहाँ पाया जाता है। ऑर्निथिन चक्र कहाँ पाया जाता है, ये ऑप्शन हमें दे रखा है वृक्क, बी ऑप्शन दे रखा है यकृत, सी ऑप्शन दे रखा है पेशिया और डी ऑप्शन दे रखा है हृदय। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑर्निथिन चक्र कहाँ पाया जाता है, तो ऑर्निथिन चक्र कहाँ पाया जाता है, तो यकृत में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, यकृत, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्निथिन चक्र को हम यूरिया चक्र भी कहते हैं, और यहाँ मुख्य रूप से यकृत में पाया जाता है, जो अतिरिक्त नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में हटाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और जो यकृत में संश्लेषित होता है और वृक्क द्वारा ही उत्सर्जित होता है, इसलिए यकृत इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया। ऑर्निथिन चक्र को ही हम क्या कहते हैं, यूरिया चक्र कहते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये यकृत में पाया जाता है। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं हम 25 नंबर का क्वेश्चन। या 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 25 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि वह रक्त वाहिका जिसमें यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है क्या है। वह रक्त वाहिका जिसमें यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है हेपेटिक पोर्टल सिरा, बी ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसी सिरा, सी ऑप्शन दे रखा है वृक्क सिरा और डी ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसी धमनी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। वह रक्त वाहिका जिसमें यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है क्या है, तो वृक्क सिरा है। तो वृक्क सिरा सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क सिरा रक्त को वृक्कों से छानने के बाद में ले जाती है, और यूरिया प्रोटीन चयापचय का अपशिष्ट उत्पादन रक्त से छाना जाता है, इसलिए वृक्क सिरा इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आया। वृक्क सिरा इसका क्यों राइट आंसर है। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वह रक्त वाहिका जिसमें यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है क्या है, तो वृक्क सिरा। वृक्क सिरा रक्त को वृक्कों से छानने के बाद ले जाती है, और जहां यूरिया प्रोटीन चयापचय का अपशिष्ट उत्पाद रक्त से छाना जाता है, इसलिए वृक्क सिरा इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें गलत कथन कौन सा है यह हमें देखना है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, सही बात है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये तो सही बात बोली गई। रक्त में Fe+3 आयरन धातु पाई जाती है, तो देखो यहाँ पे Fe+3 थोड़ी पाई जाती है,
यहाँ पे एफ ही 2 प्लस 2 पाई जाती है ना, +3 थोड़ी पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहले भी शायद करवा चुका हूँ, लगभग मैं करवा चुका है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त में Fe2+ पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त के हीमोग्लोबिन में Fe2+ पाया जाता है, ना कि Fe3+। इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है। और हमें यहाँ पे ये पूछा गया कि गलत कथन कौन सा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपको नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है तो आपको नेगेटिव आंसर देना है, और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पॉजिटिव आंसर देना है। यदि कौन सा सत्य ये पूछा होता तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती, ये भी राइट आंसर होता। रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम धातु उपयोगी, ये भी राइट ऑप्शन है। और रंध्रों के खुलने व बंद होने में कैल्शियम पोटेशियम धातु उपयोगी है, तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो देखिए, यदि आपको सत्य कथन की पहचान करनी ये पूछा होता तो ए सी डी इसका राइट आंसर होता, लेकिन गलत कथन की पहचान करनी ये पूछा हुआ, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन में Fe2+ धातु पाई जाती है, ना कि Fe+3, इसलिए यहाँ पे Fe+3 दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अग्नाशय में, बी ऑप्शन दे रखा है यकृत में, सी ऑप्शन दे रखा है किडनी में, और डी ऑप्शन दे रखा है नेफ्रॉन में। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो हम जानते हैं कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, इसलिए यकृत बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यकृत इस बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यूरिया का निर्माण यकृत में यूरिया चक्र के माध्यम से अमोनिया और डिटॉक्सिफिकेशन से होता है, इसलिए यकृत इसका राइट ऑप्शन है। अग्नाशय ये यहाँ पे ए ऑप्शन अग्नाशय दे रखा है, तो अग्नाशय इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि अग्नाशय हार्मोन स्त्रावित करता है। किडनी, सी ऑप्शन किडनी दे रखा है, यह भी गलत है। और नेफ्रॉन, डी ऑप्शन नेफ्रॉन दे रखा है, यह भी गलत है, क्योंकि किडनी और नेफ्रॉन यूरिया को छानने का काम करते हैं, और यूरिया नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है, इसलिए यहाँ पे किडनी और नेफ्रॉन गलत हो गया, और अग्नाशय भी गलत हो गया, और यकृत इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें 28 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न जीवों के उत्सर्जन अंग या उनके तरीके से संबंधित सुमेलित युग्म है। देखिए, जीवों के उत्सर्जन अंग या उनके तरीके से संबंधित सुमेलित युग्म कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है हाइड्रा विसरण क्रिया द्वारा होता है, यहाँ पे ये तो सही बोला गया। तिलचट्टा मेलपी की नलिका द्वारा होता है, ये भी सही है। केचुआ वृक्क द्वारा, ये भी सही है। मतलब चारों मिलाकर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रा विसरण द्वारा होता है, और तिलचट्टा मेलपी की नलिका द्वारा, और केचुआ नेफ्रिडिन द्वारा उत्सर्जन करता है, इसलिए इसका फाइनली रूप से डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही बोले गए थे, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी दे रखा है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्क के बारे में असत्य कथन है, हमें गलत कथन की पहचान करनी है। कौन सा गलत कथन दे रखा है, देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है कि वृक्क के बारे में असत्य कथन है। गलत कथन कौन सा दे रखा है, यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है सेम के बीच के आकार के लाल रंग के होते हैं, बी ऑप्शन दे रखा है सभी स्तनधारियों में एक वृक्क पाया जाता है, सी ऑप्शन दे रखा है वृक्क 4-5 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा और 140 से 150 ग्राम होता है, और डी ऑप्शन दे रखा है वृक्क का पतला बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए, यहाँ पे हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। मैंने आपको बता रखा है कि सत्य असत्य हाँ नहीं, इस पॉइंट के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हुए भी गलत इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको ये ध्यान नहीं रह पाता है कि कौन सा सत्य पूछा गया और कौन सा असत्य पूछा गया। तो यहाँ पे तो हमें असत्य पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए सेम के बीच के आकार के लाल रंग के होते, तो ये तो सही बात बोली गई है। यदि सही सत्य कथन कौन सा ये दे रखा होता तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होता। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है सभी स्तनधारियों में एक वृक्क पाया जाता है, सभी स्तनधारियों में एक वृक्क थोड़ी पाया जाता है, सभी स्तनधारियों में तो 2 वृक्क पाए जाते हैं, एक वृक्क थोड़ी पाए जाते हैं, 2 वृक्क पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे यही गलत है। और हमें क्या पूछा गया है, कौन सा असत्य है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी स्तनधारियों में आमतौर पर 2 वृक्क होते हैं, और 2 वृक्क होते हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे तो एक वृक्क दे रखा है और यहाँ पे असत्य। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव आंसर देना है, और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा है तो पॉजिटिव आंसर देना है। अब नेक्स्ट सी ऑप्शन दे रखा है वृक्क 4-5 इंच लंबा होता है, सही बात है। 2 इंच चौड़ा होता है, ये भी सही बात है। और 140 से 150 ग्राम होता है, ये भी सही बात है। डी ऑप्शन दे रखा है वृक्क का पतला बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है, यह भी सही है। यदि सत्य पूछा होता है तो ए सी डी इसका राइट आंसर होता है, लेकिन असत्य पूछा है इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 30 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है
पादपों में कुछ अनावश्यक पदार्थ ठोस द्रवों के रूप में पत्ती की मृत कोशिकाओं या तने की काष्ठ कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं। यहाँ पे ए 1 दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, 2 दे रखा है कैल्शियम फास्फेट और 3 दे रखा है कैल्शियम ऑक्सलेट। अब यहाँ पे ए बी सी डी ये भी ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि पादपों में कुछ अनावश्यक पदार्थ ठोस द्रवों के रूप में पत्ती की मृत कोशिकाओं या तने की काष्ठ कोशिकाओं में संग्रहित होते। कौन कौन से संग्रहित होते? तो कैल्शियम कार्बोनेट होते और कैल्शियम ऑक्सलेट होते। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट भी सही है और कैल्शियम ऑक्सलेट भी सही है और कैल्शियम फास्फेट इसका गलत ऑप्शन है। इसलिए यहाँ पे 1 और 3 कहाँ दे रखा है? 1 और 3 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पादपों में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सलेट द्रवों के रूप में संग्रहित होते हैं और कैल्शियम फास्फेट नहीं होता, इसलिए कैल्शियम फास्फेट गलत हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सलेट इसका राइट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं और एंड करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करना। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।